हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस के इस इनिशिएटिव में आप सबका स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अलग अलग अप्रोचेस की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्टिंग फॉर दिस सेशन एंड इस सेशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बिकॉज आज मेरी कोशिश है मैं करीब करीब 4 के आसपास ऐसी इंपॉर्टेंट अप्रोचेस की आपके साथ बात करने जा रहा हूं जो कि जिनमें से ऐसा माना जाएगा, ऐसा सोचा जाएगा और मेरा ये मानना है, ये सोचना है कि एक सवाल रह सकता है। वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस एंटायर सेशन कैन बी प्रेजेंट इन योर ईपीएफओ एग्जामिनेशन ऑफ 2020। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जहां जहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं हम उनकी डिस्कशन करेंगे। एंड द नेक्स्ट सेशन जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस अगले सेशन में से जो अगला लेक्चर आज हम देखने जाएंगे, इससे अगला सेशन जो है वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट उस इकलौते सेशन में से 2 से 3 सवाल रह सकते हैं। 2 to 3 questions can be from that important सेशन इटसेल्फ। तो हमने जितने भी अभी तक क्लासेस अटेंड किए हैं, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आई वुड हम्बली सजेस्ट यू, रिक्वेस्ट यू, अपील रहेगी आपसे कि आप वो सारे के सारे लेसन, वो सारी क्लासेस देख के इस क्लास को पढ़िएगा, समझिएगा। आपको इस क्लास के साथ भी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो इंपॉर्टेंट फाइल्स मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है, साथ के साथ मिलता रहेगा। अगर किसी को वो फाइल्स नहीं दिखती हैं तो मैं आपको साफ तौर पे बता रहा हूं, जहां आपको ये वीडियो दिख रहा है उस वीडियो के ऊपर या उस वीडियो के नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा ब्राउनिश कलर के अंदर कुछ एक टेक्स्ट लिखा होगा। ब्राउन कलर के अंदर एक मिट्टी मटमैले रंग के अंदर एक टेक्स्ट दिखेगा। उस पर लिखा होगा आई एम एन एडिशनल डॉक्यूमेंट। आई एम एन एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा रहेगा। तो आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस लिंक के ऊपर क्लिक अगर आप करते हैं तो आपकी पीडीएफ खुल जाएगी। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले सेशंस में भी यही चीज अवेलेबल थी, बट क्या था कि मैंने आपको क्लियरली नहीं बताया था तो कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी कोशिश थी, मैं आपको इसीलिए ये चीज सेशन की शुरुआत में बता रहा हूं। चलिए देरी नहीं करेंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे। आज हम बात करेंगे, दिस इज प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑन अप्रोचेस। अप्रोचेस के ऊपर हमारा आखिरी लेक्चर हो सकता है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट थियरीज हैं वो हम अलग से एक बार डिस्कस भी करेंगे एंड इनका कुछ एक डिस्कशन फोरम के तरीके से आप लोगों के साथ मेरा और आपका 1-to-1 एक सेशन भी रख सकते हैं। ये चीज की हम कोशिश करेंगे। मैं बात करूंगा सर से, और अगर जैसे भी, चाहे वो YouTube के ऊपर पॉसिबल हुआ या अदरवाइज एज वेल, अगर वो पॉसिबल होता है तो हम उस चीज को कंडक्ट करेंगे। अगर आपके डाउट सेशन अलग से लेने हैं तो वो भी किया जा सकता है। तो दिस वीडियो इज प्रोबेबली वन ऑफ द लास्ट वीडियोस ऑन अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है क्योंकि 4 के करीब इंडस्ट्रियल रिलेशंस को हम आज कवर करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अप्रोचेस को आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली अप्रोच जो है दैट इज द ऑक्सफोर्ड अप्रोच। ऑक्सफोर्ड अप्रोच एक अलग से एक स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया था जो कि यूनिटरी, प्लूरलिस्ट, मार्क्सिस्ट, इन सब आइडियोलॉजी से अलग था और एक लिमिटेड स्फीयर के अंदर, एक अलग एक दायरे के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर अपनी टिप्पणी करने की कोशिश कर रहा था। ये ऑक्सफोर्ड स्कूल नाम से पता चलता है ये इंग्लैंड का एक स्कूल ऑफ थॉट था। इंग्लैंड में ये ज्यादा मशहूर हुआ था। अगर आपको देखिए, अगर आपको कहीं भी वॉइस या लिखे हुए की क्लैरिटी अगर नहीं आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। हम उस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड करके या कैसे भी करके आप लोगों तक पहुंचा देंगे। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में, अच्छे देखिए डिटेल में जाना है हमने। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखने, हर एक हमारे स्कूल ऑफ थॉट के, हर एक अप्रोच के हमने कीवर्ड्स उठाने, उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर हमारे एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उन एमसीक्यूज को टारगेटेड अप्रोच के साथ चलें। चलिए ऑक्सफोर्ड स्कूल में थोड़ा सा और डिटेल में धीरे धीरे करके इसकी गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं। पहली चीज तो ये कि ये स्कूल ऑफ थॉट किसने प्रपोज किया। एक शख्स था जिसका नाम था फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स ने ऑक्सफोर्ड अप्रोच दी। अकॉर्डिंग टू फ्लैंडर्स ऑक्सफोर्ड अप्रोच क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके बताने वाला हूं। मेक श्योर अगर आप पीडीएफ के साथ इसे देख रहे हैं
तो जो जो चीजें मैं एक्स्ट्रा भी बताता हूं, जो समझाता हूं, वो साथ के साथ आप लिख लीजिए। अगर आपको कंपैरिजन बताता हूं तो लिख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि एमसीक्यू कहां से आ सकता है, तो उसको भी आपने साथ के साथ मार्क कर लेना है। चलिए, अकॉर्डिंग टू फ्लैंडर्स, ऑक्सफोर्ड अप्रोच क्या है? इट इज द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। एक ऐसा इंडस्ट्रियल रिलेशन का सिस्टम है। अब जहां पे देखिए सिस्टम वर्ड यूज हुआ है, और यहीं पे ही देखिए डनलप का भी नाम आ गया। तो आपने सिस्टम्स अप्रोच जो है पिछले सेशन में पढ़ा था, सुना था, अभी उसका रेफरेंस फिर से आ गया है। तो फ्लैंडर्स के हिसाब से जो ऑक्सफोर्ड अप्रोच है, इट इज एज एन अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, मतलब एक स्पेशल स्कूल है सिस्टम्स अप्रोच के अंदर। सिस्टम्स अप्रोच के साथ इस अप्रोच का क्लोज रिलेशन है। क्लोज, इट इज क्लोजली रिलेटेड। It is a study of institutions of job regulation. Study of institutions of job regulation. ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो जॉब रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो जॉब रेगुलेट करने का काम करते हैं? अगर इंडिया की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक एग्जांपल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे लेबर ब्यूरो है। उसके बाद हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद देयर आर सो मेनी लेबर कोर्ट्स हैं। हर एक स्टेट के अलग अलग लेबर कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, लेबर कमिश्नर्स हैं एंड लेबर कोर्ट्स हैं। इसी तरीके से देयर आर सो मेनी स्पेशल कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं। ये सारे के सारे एडजुडिकेशन के प्रोसेसेस ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रेगुलेशन कहे जा सकते हैं, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड स्कूल ऐसे इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की बात करता है एंड स्ट्रेसेस ऑन। ऑक्सफोर्ड अप्रोच किसके ऊपर जोर दे रहा है? जोर किस पे दे रहा है? यहां पे लिखा हुआ है, स्ट्रेसेस ऑन द सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल रूल्स। सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल रूल्स। तो अगर एमसीक्यू आता है, अगर क्वेश्चन बनता है, तो यहां पे बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स फोकसेस या स्ट्रेसेस ऑन सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल रूल्स। या इसमें दो ऑप्शंस आ जाएंगे, अगर ऑक्सफोर्ड अप्रोच भी है और डनलप का सिस्टम्स मॉडल भी है, तो दोनों सही आंसर बन सकते हैं। एंड अगर सिर्फ ये है तो ये आंसर सही होगा, अगर सिर्फ ये है तो ये सही आंसर होगा। अगर दोनों होंगे तो ऑप्शन में डेफिनेट होगा कि आपका चॉइसेस जो होंगी वो मल्टीपल होंगी। 1 and 2 होगा, 2 and 3 होगा, 1 and 3 होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। इस तरीके से आपको चॉइसेस दी जा सकती हैं। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे सिस्टम्स अप्रोच है, जैसे सिस्टम स्कूल ऑफ थॉट है, सिस्टम्स अप्रोच जो हमने पिछले सेशन में किया है कवर, जॉन टी डनलप के अप्रोच है, वो हमने पिछले सेशन में कवर की है। कोई डाउट है उससे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसे टैकल कर लेंगे। तो जैसे सिस्टम अप्रोच है, वैसे ही फ्लैंडर्स की जो ऑक्सफोर्ड अप्रोच है, वो भी जो है सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल रूल्स के ऊपर फोकस करती है। नाउ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जब हमें ऐसे टेक्निकल जार्गन्स, बड़े बड़े शब्द आ जाते हैं हमारे सामने, तो हम थोड़ा घबराने लगते हैं। हमें डिफरेंस अगर पता लग जाए, हमें वर्ड का मीनिंग पता लग जाए, तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती। तो पहले तो ये समझते हैं कि सब्सटैंटिव क्या है। सब्सटैंटिव क्या है? तो पहली चीज, प्लेन एंड सिंपल। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, इसी एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको बताने के लिए कि सब्सटैंटिव लॉ कैसा होता है। इंडियन पीनल कोड हमें यह बताता है कि एक्स, वाई, जेड ये सारे के सारे ऑफेंसेस हैं। ये सारे के सारे डिफाइन किए जाते हैं कि ये सारे के सारे क्राइम हैं। इंडियन पीनल कोड ये बताता है, और दूसरा ये बता देता है कि इसकी सजा कितनी है। तो उसने ले डाउन कर दिया, कानून जो है बिछा दिया, क्लियर कर दिया, बता दिया कि ये चीज है भैया। अगर व्हाट और हाउ, व्हाट और वेयर जैसी चीजें अगर पूछी जाए, सवाल पूछे जाए कि ये क्या है, तो वो जो क्या है कि जो सवाल है उसका जवाब देता हो ऐसा कानून, वो होता है सब्सटैंटिव लॉ या सब्सटैंटिव रूल। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ये कैसे होगा, तरीका क्या है, वो तरीका फॉर एग्जांपल ये बताया जाता है सीआरपीसी में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये बताया जाता है कि अगर किसी ने ये ऑफेंस किया है तो वो ऑफेंस को प्रोसिक्यूट कैसे किया जाएगा, उसमें केस कैसे डलेगा, कंप्लेंट कैसे लिखी जाएगी, ये कैसे होगा, प्रोसेस क्या है।
तरीका क्या है, वो तरीका बताया जाता है प्रोसीजरल रूल्स में। तो एक हो गया सब्सटैंटिव तरीका, जहां पे बताया जाए कि ये चीज है क्या भैया, और अब पता चल गया कि ये चीज ये है, तो अब ये देखना है कि इसको प्रोसिक्यूट कैसे करना है, प्रोसीजर क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा सजा देने का, वगैरह वगैरह। तो वो होते हैं प्रोसीजरल रूल्स। तो जो स्कूल्स ऑफ थॉट सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल रूल्स के ऊपर फोकस करते हैं वो दो ही हैं, एक ऑक्सफोर्ड स्कूल, दूसरा डनलप का सिस्टम्स मॉडल या डनलप्स मॉडल। डनलप का जो मॉडल है वो सिस्टम मॉडल या सिस्टम अप्रोच है। तो ये सिस्टम अप्रोच और ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ थॉट, ये दोनों के दोनों सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल रूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करके चलते हैं। एंड दिस इज वेयर एमसीक्यूज कैन बी आस्क्ड फ्रॉम, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। तो पहली ही लाइन में मैं आपको जैम पैक करके वो चीज बता रहा हूं जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, देखिए साथ के साथ पढ़ते रहेंगे, मैं इसीलिए आपको पढ़ के सुना रहा हूं ताकि आपको भी याद हो जाए, आदत बन जाए। नाउ फ्लैंडर्स कंसिडर्स एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, सारे के सारे जितने भी बिजनेस रन हो रहे हैं, दे आर व्हाट, अ सोशल सिस्टम। देखिए सिस्टम वर्ड यूज हो रहा है, ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि फ्लैंडर्स की जो ये ऑक्सफोर्ड अप्रोच है, ये डनलप की अप्रोच से काफी सिमिलर है। इट इज सिमिलर टू, ये लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, सिमिलर टू डनलप का सिस्टम मॉडल के सिमिलर है ये ऑक्सफोर्ड अप्रोच। एंड सिमिलर कैसे है, क्योंकि ये सारे के सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को एक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मानता है कि आप कोई चीज, चाहे आप सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ माल, ऐसा माल लगता है, ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको आप टेंजिबली हाथ लगा सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे कॉल सेंटर चला रहे हैं या आप Amazon हैं, तो आप कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेच रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, या आप YouTube पे वीडियोस चला रहे हैं, या जिस तरीके से, तो आप प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं या आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये माना ऑक्सफोर्ड स्कूल ने, एक स्टेप आगे गया, थोड़ा सा स्पेशलाइज हुआ सिस्टम्स अप्रोच में, क्या कि हालांकि सारे के सारे सिस्टम्स तो हैं ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन किस तरीके के सिस्टम है, दे आर सोशल सिस्टम है। तो यहां पे सोशियोलॉजिकल स्कूल को इंक्लूड करके सिस्टम्स अप्रोच को देखना फ्लैंडर्स ने कोशिश की, और ये ऑक्सफोर्ड की यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में स्कूल ऑफ थॉट, ये उसने प्रोपाउंड किया, उसने एस्टैब्लिश किया। द इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉब रेगुलेशन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉब रेगुलेशन इज कैटेगराइज्ड एज, दो तरीके के इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जॉब रेगुलेशन के, एक हो गए इंटरनल और दूसरे हो गए एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रेगुलेशन कैसे होते हैं, ये फ्लैंडर्स ने बताया था। थोड़ा सा डिटेल में गए थे, हम भी उस डिटेल में जाएंगे, हमें क्लियर हो जाएगा, तो इसके ऊपर सवाल आएगा तो हमें घबराहट नहीं होगी। आपको मैं साफ तौर पे बता रहा हूं, एमसीक्यू आने के चांसेस यहां से हैं, एमसीक्यू यहां से पूछ सकते हैं। रीजन बीइंग वो इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल यूपीएससी का पिछला, मान लीजिए जो यूपीएससी ने पिछली बार सवाल पूछे हैं वो इस लेवल पे हैं, वो इस लेवल पे हैं, अनलेस एंड अनटिल यूपीएससी इस लेवल पे जाए तब तक इससे ज्यादा डेप्थ में सवाल नहीं आएगा। एंड अगर यूपीएससी इस लेवल पे भी पूछ रही है तब भी मैं आपको वो सवाल बना के दे रहा हूं, जो ये अभी सवाल मैं आपको बना के दे रहा हूं, ये बेसिकली इस लेवल का सवाल है, इस लेवल का। तो आपने ये चीज समझ के चलना है कि वट एवर वी आर डूइंग इट ऑन द पर्पसेस कि हम पिछले पेपर से 2-3 कदम ऊपर चलें, ठीक है जी। तो हमारी इसी कोशिश को आप सपोर्ट भी करते रहिए, आपने बहुत प्यार भी दिखाया, थैंक यू सो मच। नाउ आगे चलते हैं एंड बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रेगुलेशन, मतलब ऐसे ऑफिसेस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करते हो। तो कुछ हो सकते हैं जो अंदरूनी तरीकों से करते होंगे और कुछ होंगे जो बाहर से उसे रेगुलेट करते होंगे। अंदरूनी तरीके से कैसे रेगुलेट होता है, जो इंटरनल मैटर्स कैसे रेगुलेट किए जाते हैं, ये मैंने यहां लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं। An internal part of industrial relation system such as code of work rules, wage का structure कैसा होना चाहिए, internal procedure of joint consultation, grievance redressal mechanisms, वो procedures। तो internal mechanisms होते हैं जहां पर
अंदरूनी तरीके से वर्कर्स की पार्टिसिपेशन हो, कैसे भी हो, कोड ऑफ रूल्स हो, ऐसा कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश हो जिसके तहत आप ज्वाइंट कंसल्टेशन कर सके, मतलब वर्कर जो है मैनेजमेंट के पास जाके बात कर सके। तो ये इंटरनल प्रोसेस है, अंदरूनी तरीके से। इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहां पे मैंने कहीं पे भी वर्ड नहीं यूज किया है, वर्ड ट्रेड यूनियन यूज नहीं हुआ है, बिकॉज ट्रेड यूनियन जो है वो एक एक्सटर्नल मेथड है, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। इंटरनल इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर तरीका जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, एक आम इंसान के लेवल पे होता है, सिंगल सिंगल आदमी के लेवल पे होता है, सिंगल सिंगल वर्कर के लेवल पे होता है कि वर्क रूल्स क्या होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, और तनख्वाह का स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना टीए लगेगा, कितना डी लगेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये देखिए, प्रोसीजरल है, सब्सटैंटिव है, ये सारी की सारी चीजें प्रोसीजरल या सब्सटैंटिव हैं। मैनेजमेंट का, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं आपको, मैनेजमेंट का वर्कर के साथ क्या संबंध है उसकी बात नहीं हो रही। मैनेजमेंट और वर्कर का संबंध किन बिनाहों पे है, किन ग्राउंड्स के ऊपर है, उसकी भी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा किस चीज की हो रही है, जॉब रेगुलेशन कैसे होनी, किस तरीके से होनी। तो इंटरनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होगी और एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होगी। इंटरनल इंस्टीट्यूशंस वो हैं जहां पे आप कोड ऑफ वर्क रूल्स की बात कर देते हैं, जो वेज स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है फॉर एग्जांपल, या फिर इंटरनल प्रोसीजर ऑफ जॉइंट कंसल्टेशन। यहाँ पे वर्कर से ये पूछा जाए, फॉर एग्जांपल वर्कर से ये पूछा जाए, भैया आज कैंटीन में सब्जी कौन सी बनेगी, या मेन्यू डिसाइड करना है वीकली बेसिस का, या जैसे शेड्यूल डिसाइड करना है, हमारी क्लासेस का शेड्यूल बहुत लोग मांगते हैं, तो उसमें उसमें हो सकता है। देखिए, क्लासेस का शेड्यूल का अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा इशू ऐसे रहता है कि दैट वी आर रनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमारी एक छोटी कॉम्पैक्ट टीम है, हम बहुत सारी चीजें एक साथ चला रहे हैं, जिसमें सेबी चल रहा है, जिसमें ईपीएफओ चल रहा है, एंड देन वी हैव यूट्यूब चैनल, एंड उसके अलावा भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्लासेस मिलते रहे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि साथ के साथ चीजें डलती रहें। कुछ उसमें अगर दिक्कत आ जाती है तो मेरी तबीयत नासाज हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी देरी हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे माफी भी चाहूंगा। एंड कोशिश कीजिएगा कि आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि दौर समय जो है वो बहुत ही नाजुक है। कारण क्या है कि मैं जिस शहर में हूं उस शहर में डेली बेसिस पे नए केसेस आ रहे हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा होना चाहिए था कि नंबर ऑफ केसेस शुड हैव रिड्यूस्ड, लेकिन वो केसेस बढ़ रहे हैं। कारण क्या है कि कोई ना कोई समझदार आदमी घर से बाहर निकल रहा है, कोई ना कोई समझदार आदमी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है, बाहर से आया है वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को नहीं बता रहा, एंड वो फिर बाद में अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहा है और खुद को क्वारंटीन नहीं कर रहा है, सरकार की दी गई जितनी भी हिदायतें हैं उनको नहीं मान रहा है। तो ऐसे में बहुत खतरनाक सिचुएशन है भारत के अंदर। अगर ये सिचुएशन एक्सप्लोड होती है तो हमें पूरा का पूरा ध्यान रखना होगा। चलिए, अब नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर, फोकस करके चलेंगे। एंड अब बात करते हैं एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस की। अभी तक हमने इंटरनल इंस्टीट्यूशंस देखी कि इंटरनल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं। एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस बहुत सिंपल है, ट्रेड यूनियंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस, ये प्लेन एंड सिंपल। इट एक्सक्लूड्स, इट मतलब जो इंटरनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनल इंस्टीट्यूशंस कलेक्टिव बार्गेनिंग वाले तरीकों को अलग से एक्सक्लूड कर देती हैं, तो उनको इंक्लूड करने के लिए ट्रेड यूनियंस आती हैं और आती हैं हमारी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस। इट एक्सक्लूड्स कलेक्टिव अग्रीमेंट्स फ्रॉम द स्फीयर ऑफ इंटरनल रेगुलेशन, और अपने एम्बिट में लेती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अकॉर्डिंग टू फ्लैंडर्स, ये नाम याद कर लेना आपने, फ्लैंडर्स ये अंग्रेजी नाम लगता है, साफ तौर पे पता चलता है ये ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ थॉट का है, तो इस तरीके से ऐसे याद रख लें। चलिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज सेंट्रल टू इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, ये निहायती इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आपने ऐसे ही स्टार मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू बन के आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव बार्गेनिंग को सेंट्रल आइडिया समझता है ये स्कूल ऑफ थॉट, किसका, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम का। देखिए यहां पे फिर से सिस्टम वर्ड आ गया, इसका भी आपने ख्याल रखना है कि डनलप के मॉडल से समवॉट सिमिलर है ऑक्सफोर्ड का मॉडल, ऑक्सफोर्ड अप्रोच जो है कुछ कुछ हद तक सिमिलर है। और दूसरी चीज कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर फोकस करती है। तीसरी चीज, इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रेगुलेशन, इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रेगुलेशन।
मुझे डर है किसी दिन जितने जोर से मैं ये राइटिंग पैड के ऊपर आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, किसी दिन इसमें छेद हो जाना। चलिए, The Oxford approach can be expressed in the form of an equation. इकलौता ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है, अभी तक हमने जितने स्कूल्स ऑफ थॉट किए कहीं पे भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं आई। इस मैथमेटिकल इक्वेशन का आपको रट्टा भी नहीं लगाना है ये, लेकिन ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि जब यूपीएससी इस लेवल से भी ऊपर जाके इस लेवल के सवाल पूछ ले तो आपको पता। ठीक है जी, ये इस लेवल का सवाल है। हम लोग यहां तक की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल जो 2017 का पेपर है वो इस लेवल का था। ठीक है जी, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो ऑक्सफोर्ड अप्रोच है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है? आर इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ बी और अ फंक्शन ऑफ सी। आर क्या है? आर इज द रूल्स दैट गवर्न इंडस्ट्रियल रिलेशन। एक इंडस्ट्री में दो लोगों के बीच में कैसे संबंध है, उसको जो रूल्स गवर्न करते हैं, मैंने आपको बताया था ये स्कूल ऑफ थॉट जो है सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल रूल्स के पीछे गढ़ा गया है, इन्हीं रूल्स के ऊपर बना है। तो रूल्स बेस्ड अप्रोच है, रूल्स को अहमियत दी जाती है स्कूल ऑफ थॉट में। तो रूल्स बेस्ड अप्रोच में जो रूल्स गवर्न करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, दे विल बी अ फंक्शन ऑफ बी। बी क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं? बेसिकली इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस देखते हैं जो कि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस कौन सी हैं? ट्रेड यूनियंस हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की। और दूसरा, और किस चीज का फंक्शन है? रूल्स जो है वो सी के भी फंक्शन है। सी क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जिस तरीके जो कलेक्टिव बार्गेनिंग से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ है उसी का फंक्शन हो सकता है वो रूल्स। बेसिकली एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे होगी, उन तरीकों से आप रूल्स बना सकते हैं, उस वैसे रूल्स डिफाइन हो सकते हैं। दूसरा, जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के तहत, तो जैसे वो रिजॉल्व होता है उस रेजोल्यूशन के ऊपर आप रूल्स बना सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप रूल्स बना सकते हैं ऑक्सफोर्ड अप्रोच के अंदर। चलिए, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा एक स्टेप ज्यादा क्योंकि हमने कवर करना है, थोड़ा एक्सट्रीम पे जाना है, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं बट ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लें तो आपको फायदा रहेगा। एंड एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, जो मैंने आपको बताया, जहां जहां मैं आपको बता रहा हूं कि एमसीक्यूज यहां से पूछे जा सकते हैं, वहां वहां उन चीजों का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं वहां क्या लिखा है। द रूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। ये जो रूल्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के, they were determined through the rule making process of collective bargaining। R equal to function of B। B जो था collective, B for bargaining, B for bargaining से आपने ये फॉर्मूला याद रख लेना है। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के जो रूल्स बनाए गए इन दी ऑक्सफोर्ड अप्रोच, इस स्कूल ऑफ थॉट में जितने भी यहाँ के थिंकर्स थे, उन्होंने ये रूल्स ऐसे बनाए, इस तरीके से बनाए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से होगा। अब देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग कौन करता है? हमारे हिसाब से ट्रेड यूनियंस करती हैं। दैट मींस, माने या ना माने, एक्सप्लिसिटली नहीं लेकिन इम्प्लिसिटली, छुपे तौर पे इम्प्लिसिटली ट्रेड यूनियंस को अज्यूम कर लिया कि हाँ वो एग्जिस्ट करती हैं, पहली चीज। दूसरा, ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज और अजम्पशन में थोड़ा सा फर्क होता है। अज्यूम ये कर लिया कि हाँ वो एग्जिस्ट करती हैं, मतलब हाँ ठीक है वो जिंदा है, वो एग्जिस्ट करता है, इतना ही। लेकिन रिकॉग्नाइज कर लिया मतलब कि ये जो ट्रेड यूनियंस हैं ये वर्कर्स की लेजिटिमेट, कानूनी तौर पे या हक के तौर पे, अधिकारी तौर पे हमारे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये है ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करने का मतलब। तो दैट मींस इनडायरेक्टली ही सही, इम्प्लिसिटली ही सही, ऑक्सफोर्ड स्कूल ने ट्रेड यूनियंस को सही मान लिया, ट्रेड यूनियंस को अज्यूम करना शुरू कर दिया, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ट्रेड यूनियंस के जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेसेस थे, उन्हीं प्रोसेसेस के ग्राउंड के ऊपर कानून, रूल्स बनाने शुरू कर दिए। वो रूल्स क्या है? उन्हीं रूल्स के तहत इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम जो है वो चलाए जाएंगे। ये है ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ थॉट। कलेक्टिव बार्गेनिंग वाज कंसिडर्ड एज द एपेक्स टू इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। कलेक्टिव बार्गेनिंग को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई
कलेक्टिव बार्गेनिंग, यहां पे कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग है और क्या ट्रेड यूनियंस का रोल हो जाता है एक ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। तो आपको अगर कोई भी डाउट है, तो कोई भी इश्यूज है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरी कोशिश थी कि मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको देने की कोशिश की है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये एक और बड़ी बात की है। ये चीजें ये आपने याद रखनी है। ये जो पॉइंट्स हैं मैंने खुले खुले इसीलिए लिखे हैं ताकि आप कोशिश कीजिए ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये भी आप लिख लें। दूसरा ये कि जो मैं बता रहा हूं वो बहुत जरूरी है, यहां से भी एमसीक्यू निकल के आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्विंग पावर रिलेशनशिप्स। पावर रिलेशनशिप्स आपको याद आ रहा होगा, पावर रिलेशनशिप जो है प्लूरलिस्ट स्कूल से निकल के आया, बिटवीन किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, ऑक्सफोर्ड स्कूल कहता है। ये चीज आपने साथ में बोलनी कि कौन कहता है, ये पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, आप भी उसी तरीके से आपने चीजें याद रखनी है। तो ऑक्सफोर्ड स्कूल क्या कहता है कि ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस है, ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि पावर रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने की कोशिश करता है बिटवीन द एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट और वर्कर्स या एम्प्लॉइज। तो मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स या एम्प्लॉइज के बीच में जो पावर का रिलेशनशिप है कि ताकत किसके पास, शक्ति किसके पास ज्यादा होगी, उस रिलेशनशिप को कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करता है। और ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस है, दिस इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। यहां पे इस कीवर्ड के ऊपर, पॉलिटिकल वर्ड के ऊपर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। थोड़ा आपने ख्याल रखना है, इसको अलग से नोट कर लीजिए, चाहे यहीं पे ही हाईलाइट आप कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग लाइव सेशंस वाली वीडियोस में जाके सवाल पूछते हैं या अदरवाइज कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछते हैं। आपको सबको पता है, जितने लोगों ने भी ये कोर्स अवेल करवाया है, किया है, आप सबको पता है कि मैं सारों के डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आपको कभी भी प्लीज डाउट हो, आपने ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर दिए दे रहा हूं, जो लोग भी देख रहे हैं उन सब लोगों के लिए यहाँ पे फोन नंबर दे रहा हूं। आप सीधे तौर पे कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। माय फोन नंबर इज 9463939197। मेरा नाम आप सबको पता है, मेरा नाम सनत है। आप सनत सर के नाम से सेव कर सकते हैं, 9463939197। तो इस नंबर पर आप मैसेज छोड़ दीजिए, चाहे सीधे कॉल कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि मैं फोन नहीं उठा पाऊं क्योंकि क्लास ले रहा हो सकता हूं, बट अदरवाइज अगर आप मैसेज भी छोड़ते हैं, अपना नाम साथ में जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं जब भी एड्रेस करूं तो थोड़ा सा अजीब ना लगे, मुझे पता रहे कि आप कौन बोल रहे हैं, किससे मैं बात कर रहा हूं। चलिए अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट। इतना क्रिस्प और कंसाइज तरीके से देखो, ये हमने टारगेटेड अप्रोच के साथ चलना है। हमने ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ थॉट क्या है, कैसा है, ये समझ लिया। अब इसके बेसिक क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हमने देख लेने हैं, तो ये पूरी एक होलिस्टिक पिक्चर हो जाएगी। अभी तक जो पिछले लेक्चर तक, लास्ट लेक्चर तक हमने जो भी स्कूल्स ऑफ थॉट्स किए थे वो मेजर थे, देवर मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट। तो इसीलिए वो मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट के ऊपर सिंगल सिंगल लेक्चर लगा। अभी क्या है कि इसी लेक्चर के अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम 3 से 4 जो है स्कूल्स ऑफ थॉट कवर करने वाले, कोशिश करेंगे कि उनको सही तरीके से कवर किया जाए। जितने भी आज हम स्कूल्स ऑफ थॉट कवर कर रहे हैं वो सारे माइनर हैं, वो सारे छोटे तबके के हैं, तो इसीलिए सारे के सारे एक लेक्चर में कंबाइन करके आपको मिल रहे हैं। चलिए पहला क्रिटिसिज्म तो ये कि ये बहुत ही तंग सोच वाला है, नैरो है। इट इज टू नैरो टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस प्रॉब्लम्स। अब आप देखिए कि जितना भी अभी तक हमने लेक्चर में पढ़ा, वो सारी की सारी चीजें, क्या जितनी हमने पहले पढ़ी थी, जितने डिटेल में डेप्थ में पढ़ी थी, क्या वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हुई? नहीं हुई। इसने ये बता दिया कि 2 तरीके की इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, पहली चीज। और ऑक्सफोर्ड अप्रोच जो है वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रेगुलेशन के ऊपर काम करता है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रेगुलेशन। तीसरा उसने ये बता दिया कि जो रूल्स हैं, रूल्स आर अ फंक्शन ऑफ बी, कलेक्टिव बार्गेनिंग, या फिर अ फंक्शन ऑफ सी,
जो कि है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का प्रोसेस, जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से निकल के आता है। तो इससे ज्यादा कुछ बताया नहीं, मतलब ये बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, काफी नैरो। कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क मतलब इतना खुला में एक एग्जॉस्टिव थ्योरी नहीं है, तो इस वजह से इसको अकेले यूज करना सही नहीं होगा, इसी वजह से इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इट लेज ओवर एम्फेसिस, जरूरत से ज्यादा तवज्जो एक चीज के ऊपर देता है, ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उस पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो देता है ये स्कूल ऑफ थॉट। तो ये चीज भी आपने नोट कर लेनी है, ये भी आपने नोट कर लेनी है। यहां से एमसीक्यू बन सकता है, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। आई थिंक ऐसा सा कोई एक एमसीक्यू मैंने पहले भी कवर किया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिविंग इनसफिशिएंट वेट, पहली चीज तो ये इंग्लिश में आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, वेटेज जैसा कोई भी शब्द नहीं होता। मेरा एक दोस्त है, ही हैज डन सर्टेन कोर्सेज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, यूके में यूनिवर्सिटी में जाके कुछ कोर्सेज किए हैं जो कि सबसे ऊपर के लेवल के कोर्सेज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। इनफैक्ट उन्होंने काफी समय सऊदी अरेबिया में भी लैंग्वेज पढ़ाई है, तो उनसे मेरी जब भी बात होती है तो वो कुछ चीजें वो मुझे जब बताते हैं, उनमें से एक चीज ये है कि वेटेज जैसा शब्द है नहीं। हम लोगों ने आम जिंदगी में वेटेज वेटेज करके वो शब्द क्रिएट कर दिया है। तो इनसफिशिएंट वेट देता है टू द रोल ऑफ द डीपर इन्फ्लुएंसेस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स, मतलब जरूरत से ज्यादा कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर जोर दिया, लेकिन जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि एक सोशल सिस्टम जरूर माना इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, लेकिन सोशल वर्ड के ऊपर, सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सो ये एक दूसरा क्रिटिसिज्म है। चलिए आखिरी क्रिटिसिज्म एंड देन दिस ऑक्सफोर्ड अप्रोच एंड्स हियर। अगर आप चाहें, अगर आपको हैवी लगता है तो आप दो दो अप्रोचेस एक साथ देख लीजिए। मैं इस पूरे लेक्चर को दो भागों में भी डिवाइड कर सकता हूं, पर आप क्या है, आप वहां पे वीडियो पॉज कर लीजिए, अगला लेक्चर, अगला पोर्शन जो है वीडियो का आप नेक्स्ट डे देख सकते हैं। नाउ इंस्टीट्यूशनल एंड, ये पॉइंटर गुम हो जाता है कई बार, ऐसी दिक्कत आती है। इंस्टीट्यूशनल एंड पावर फैक्टर्स आर व्यूड एज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रेगुलेशन, पावर की मैनेजमेंट, उसका बैलेंस क्या है, किस तरफ जा रहा है, ये सारी चीजें, इसके ऊपर जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। वाइल वेरिएबल सच एज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का कहीं नाम नहीं है, हालांकि विदेश का एक स्कूल ऑफ थॉट है, टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है। मार्केट फोर्सेस क्या करेंगी, डिमांड सप्लाई क्या इंपैक्ट डालेगा। स्टेटस ऑफ पार्टीज, मतलब कि ये मैनेजमेंट है, ये वर्कर है, मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी है, वर्कर के पास अथॉरिटी नहीं है, ये कौन बताएगा, ये चीज नहीं बताई। आइडियोलॉजी, वो नहीं क्लियरली बताई कि हमारी आइडियोलॉजी ये है, हम मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं या हम कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें नहीं बताई। एंड आर नॉट गिवन, दे आर नॉट गिवन एनी प्रोमिनेंस, इनको सबको तवज्जो नहीं दिया गया। तो इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आपने एक जगह पे नोट कर लेना है। मेरी जो पीडीएफ मैं आपको इस लेक्चर के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं, आपने कोशिश करनी है उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से भी ऐड करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो लिखे हुए आंसर को या लिखी हुई चीज को मुझे फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी तरीका आप अपनाना चाहते हैं, मैंने आपको फोन नंबर यहाँ पे लिख के दे दिया है। ये दिस इज वेयर आई हैव रिटन द क्वेश्चन, माय फोन नंबर 9463939197। तो इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, हम सारी चीजों को वहीं पे सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक दिक्कत आ जाती है कई बार जब हम रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू बात करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ होगा। कोई भी आपका डाउट होगा हम उसे जरूर क्लैरिफाई करेंगे, कोई भी इश्यूज होंगे उसे साथ के साथ टैकल करेंगे। चलिए moving on to the next approach, very important, one of the most important minor approaches, जो कि है psychological approach। ये पहली बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। इन अप्रोचेस के ऊपर, ये ऑक्सफोर्ड के ऊपर, साइकोलॉजिकल के ऊपर अभी तक सवाल सही तरीके से आया नहीं है। यूपीएससी जब पहली बार सवाल पूछती है तो बहुत ही प्लेन एंड सिंपल सतह से सवाल पूछती है, सरफेस से सवाल पूछती है, और फिर धीरे धीरे वो इन डेप्थ एनालिसिस की तरफ जाना शुरू कर देती है।
तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन डेप्थ एनालिसिस को कवर करके चलें। मेरा ये मानना है कि अगर 20 सवाल आते हैं ईपीएफओ में इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज में से, तो सबके सब सवाल सही होने चाहिए और हमारी क्लासेस में से कवर होने चाहिए। तो वो सही कैसे होंगे? या तो वो क्लासेस में से कवर हो चुके हो, या फिर क्लास में इतना सब कुछ कवर हो चुका हो कि यहीं से ही आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो मेरी यही अप्रोच है। आप लोगों ने इसी अप्रोच पे मेरे ऊपर विश्वास भी किया है। मैं आपको इसी चीज में आपको ये बोलना चाहता हूं कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि ये चीज हम जो है अचीव कर पाए। चलिए साइकोलॉजिकल अप्रोच को समझते हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, किस तरीके से बनी है? ये अप्रोच सिमिलर है ऑक्सफोर्ड अप्रोच के किस लेवल में? उस लेवल में कि ये जरूरत से ज्यादा गहराई में नहीं जाती, कि ये कोई चीज एस्टैब्लिश नहीं करती, थ्योरी नहीं बना के देती। इस वजह से ये माइनर अप्रोचेस के अंदर आती है। लेकिन ये अलग कैसे है उस पिछली अप्रोच से, ऑक्सफोर्ड की अप्रोच से? ये अलग फ्लैंडर्स की अप्रोच से ये अलग ऐसे है कि ये जहां पे अगर हम उसकी बात करें, ऑक्सफोर्ड स्कूल की अब बात करें, तो उसने ज्यादा मेंटल स्टेटस को तवज्जो नहीं दी, मेंटालिटी को, सोशल थिंकिंग को, थॉट प्रोसेस को, कारण कॉन्फ्लिक्ट कहां से निकल के आया उसको तवज्जो नहीं दी। लेकिन जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है, जो साइकोलॉजिकल स्कूल है, वो वहां पे जाने की कोशिश करता है। दिस अप्रोच कंसिडर्स ईच मेंबर, हर एक व्यक्ति, जितने भी मेंबर हैं इंडस्ट्री के, एज एन इंडिविजुअल विद हिज और हर ओन यूनिक सेट ऑफ बिलीव्स। जितने भी आदमी हैं उन सब के अपनी विचारधाराएं हैं, अपनी वैल्यू सिस्टम है, अपनी पर्सनालिटी है, अपना एटीट्यूड है। कोई सलमान खान है, कोई शाहरुख खान है, ठीक है जी, कोई ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन पसंद हो सकता है किसी को, कोई कटरीना कैफ है, कोई करीना कपूर है। तो इस तरीके की पर्सनालिटीज हो सकती है। हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, ये बात कह रहा है साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है जी, इस तरीके से आपने याद रखना है। तो एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। सच इंडिविजुअल डिफरेंसेस सर्व एज पोटेंशियल फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोरल, मोटिवेशन, ये मॉरल नहीं है, मोरल है। जब ई लग जाता है तो वो मोरल हो जाता है। प्रोडक्टिविटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एट वर्क। अब ध्यान से समझिए कि हर एक इंडिविजुअल क्योंकि यूनिक है, तो उसमें से अलग अलग डिफरेंसेस निकल के आते हैं। दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस सर्व एज पोटेंशियल फैक्टर्स। यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं, यही डिफरेंसेस, फिर से वो गुम हो गया पॉइंटर, ऑल दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ आ गया, सॉरी ये कई बार ऐसा हो जाता है, राइटिंग पैड थोड़ा पुराना हो गया मेरा, तो उस वजह से मैं इसको चेंज करूंगा वेरी सुन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं ये ही बनते हैं आगे जाके पोटेंशियल फैक्टर्स। यही पोटेंशियल फैक्टर्स क्या करते हैं? यही पोटेंशियल फैक्टर्स फिर बाद में जाके एक एम्प्लॉय का, एक इंडिविजुअल वर्कर का, या एम्प्लॉयर, इंडिविजुअल एम्प्लॉयर का, मैनेजमेंट के एक व्यक्ति का मोरल, मतलब उसका क्या विचारधारा है, उसकी क्या लेवल ऑफ मोटिवेशन है, उसका क्या सोचने का तरीका है, वो मोरल को बूस्ट कर सकता है या उसे कम कर सकता है। उसके बाद उसको मोटिवेट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा काम करने की, या उसको मोटिवेशन उसकी कम कर सकता है। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है या उसकी प्रोडक्टिविटी कम कर सकता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर भी असर डाल सकता है वर्क प्लेस के अंदर। यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, थोड़ा मजाकिया एक एग्जाम्पल है, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि एक शख्स है जिसको शाहरुख खान पसंद है, और दूसरा शख्स है जिसको शाहरुख खान बिल्कुल पसंद नहीं है। डजंट मैटर कि उसको कौन सा एक्टर पसंद है, बट उसको शाहरुख खान पसंद नहीं है। वो कहता है कि नहीं भैया वो ओवर एक्टिंग करता है, जरूरत से ज्यादा बोलता है, वगैरह वगैरह, वो कुछ भी। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक दूसरे की प्रोडक्टिविटी को असर डाल सकते हैं। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे करके दो लोगों के बीच में रिफ्ट पैदा कर सकती हैं। ऑल दीज एस्पेक्ट्स दे हैव बीन कवर्ड इन साइकोलॉजिकल अप्रोच। कि साइकोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, सोचने का तरीका क्या है, उस सोच के पीछे कारण क्या है, वो ही कारणों को ढूंढने की कोशिश करता है ये साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर हम चलें तो इश्यूज टू साइकोलॉजिस्ट इश्यूज to industrial relations have the differences in the perception of management, perception of unions and perceptions of rank and file of workers। एक तो हो गया, मैं यहां लिख भी देता हूं साथ में,
मैनेजमेंट का परसेप्शन, और दूसरा हो गया फिर ट्रेड यूनियन का परसेप्शन, फिर तीसरा हो गया सारे के सारे वर्कर्स का अलग से इंडिविजुअल तरीके से परसेप्शन। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, तीन तरीके हैं जिन तरीकों से आप साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर असर पड़ सकता है, ये असर डाल सकता है। तो ये असर डालेगा एंड हर देखिए मैनेजमेंट का अपना परसेप्शन होगा, अपना सोचने का ढंग होगा, नजरिया अलग होगा। फिर उसी हिसाब से ट्रेड यूनियन की बात करें तो ट्रेड यूनियंस का अपना तरीका नजरिया होगा। फिर उसके बाद अगर वर्कर्स की इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो उनका भी अपना नजरिया तरीका होगा सोचने का। The perpetual differences arise due to the perpetual differences arise due to differences in personalities, attitude, etc. जो परपेचुअल मतलब जो अंत समय तक चलने वाले हो, परपेचुअल हो, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, ऐसे परपेचुअल डिफरेंसेस मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही परपेचुअल डिफरेंसेस मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियंस के बीच में भी एग्जिस्ट करते हैं ना जी। कोई डाउट है तो देखिए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैंने आपको नंबर भी दे दिया है, जिसने नहीं नोट किया मैं उसको उसके लिए फिर यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ 9463939197, एक वीआईपी नंबर लिया हुआ है, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। तंग मत कीजिएगा क्योंकि मैं क्लासेस अगर ले रहा हूँ तो शायद मुश्किल हो जाएगा फोन उठाना। प्लीज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज है आप मैसेज जरूर कीजिएगा। मैं बहुत खुश होता हूँ जब मुझे स्टूडेंट्स कॉल करके अपने डाउट्स क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपको घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, गाइड यू इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस, यूपीएससी का एक्सपीरियंस, जो भी जिस भी तरीके से मैं आप लोगों की मदद कर सकूंगा मैं करने वाला हूं। चलिए, परपेचुअल डिफरेंसेस जो हैं ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है ये निकलते कहां से? दीज अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन पर्सनालिटीज, एटीट्यूड्स एक्सेट्रा। अब आप घर में आपकी जो परवरिश रही है उसी परवरिश का असर देखने को मिलेगा कि जब आप जाके काम करने वाले, तो जो आपके घर में आपको परवरिश मिली, एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं कि जो आपको घर में परवरिश मिली उसने आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन की। आपके मदर ने, आपके फादर ने, माँ बाप ने, माता पिता ने, या गुरुओं ने, टीचर स्कूल के समय में, या आपके दोस्तों ने मिलके जो आपकी एक पर्सनैलिटी बनाई, उस पर्सनैलिटी का असर आप सामने अपने काम में देखेंगे। दूसरा, आपका जो सोचने का तरीका है, नजरिया है, जिंदगी में जो एटीट्यूड है, चाहे अगर आप कह लीजिए कि आप थोड़ा जिद्दी हैं या आप बहुत ही आराम से बात करते हैं, जैसे मेरा तरीका है, मैं बहुत आराम से शांतिपूर्ण तरीकों से बात करता हूँ, मूंछों पे ताव जरूर देता रहता हूँ लेकिन बहुत आराम से शांतिपूर्ण तरीकों से बात करता हूँ। बिकॉज जब पता होता है, जिस जैसे दारा सिंह जी थे तो दारा सिंह जी भी बहुत शांत तरीके से बात करते थे, तो वो ही शांत तरीका, वो एटीट्यूड है जिंदगी में। तो वो एटीट्यूड लेके जब आप काम करते हैं तो उससे वो डिफरेंसेस के ऊपर असर पड़ता है, वो भी एक फैक्टर बन जाते हैं जो उन डिफरेंसेस में। अब एक आदमी शांत हो सकता है, दूसरा थोड़ा ज्यादा गुस्से वाला हो सकता है, तो ये परपेचुअल डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस से काम काज के ऊपर असर पड़ेगा। इन्हीं डिफरेंसेस से, इन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस से दे बिकम पोटेंशियल फैक्टर्स। यही डिफरेंसेस बाद में जाके पोटेंशियल फैक्टर्स बन जाते हैं ऑफ which affect industrial relationships. Similarly, कुछ और फैक्टर्स भी हैं। ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, इनका रट्टा नहीं लगाना है, लेकिन ये फैक्टर्स इसलिए पता होने चाहिए बिकॉज आपको ये पता हो कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट ने इस तरीके के फैक्टर्स की बात की है। तो साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट मोटिवेशन की भी बात करता है, लीडरशिप की भी बात करता है, ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअल गोल्स की बात करता है। ट्रेड यूनियन का ग्रुप गोल हो सकता है कि वो अपनी ट्रेड यूनियंस को अपनी ट्रेड यूनियन के अंदर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो गेन करे, वो एम्प्लॉयर्स के हक में या एम्प्लॉयर्स के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मोर्चा गेन करे। एक वर्कर का इंडिविजुअल लेवल पे गोल हो सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सैलरी जो है ड्रॉ करे, ज्यादा तनख्वाह हो, ज्यादा छुट्टियां मिले या छुट्टी इजीली मिले। कुछ लोग अगर घरवाली से परेशान है तो वो कोशिश करते हैं कि छुट्टी ना मिले, दिवाली दशहरे पे भी बुला लें। तो इस तरीके के भी लोग होते हैं। सो एवरीथिंग, ग्रुप लेवल पे भी गोल्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी गोल्स हो सकते हैं। सबके सेम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हर एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल मैं जैसे पढ़ा रहा हूं तो कुछ लोगों को पसंद भी आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि सर बातें बहुत करते हैं लाइव सेशंस के अंदर। भैया बातें करनी पड़ जाती हैं बिकॉज काफी लोग चाहते हैं कि सर हमसे बात करें, क्योंकि देखिए लाइव सेशंस भी ऐसे होते हैं जिसमें आप बेजुबान होके बात करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक अलग तरीके का लॉकडाउन का प्रोसेस है।
तो मेरी कोशिश होती है कि सब लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, उनकी बातें सुनी जा रही हैं, समझी जा रही हैं। एंड आपने भी नोटिस किया होगा कि हम साथ के साथ आपके सजेशंस को इनकलकेट करना जो है साथ के साथ करने की कोशिश भी करते हैं। तो सिमिलर ग्राउंड्स पे, ये सिर्फ एक एग्जांपल था, इसमें अदरवाइज मत लीजिएगा इस बात को, बट इसी एग्जांपल के तौर पे आपने समझना है कि मोटिवेशन मिलती है। बच्चों को पता चलता है कि हाँ सर हमारी बात सुन रहे हैं, दे गेट मोटिवेटेड। एंड उसमें से जब आपको ये पता लगता है कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, तो आप में कुछ क्वालिटीज निकल के आते हैं, वो निखर के आती हैं। वो क्वालिटीज, उनमें से एक है लीडरशिप की क्वालिटीज, कि आपकी बात लोग सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी बात आप सब लोग सुन रहे हैं, तो उसमें से भी ये क्वालिटीज निकल के आती हैं। सो ये सारे के सारे फैक्टर्स बन जाते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ लीजिएगा। अब तो आपके पास नंबर भी है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो प्लीज ये इसका ख्याल रखिएगा। ये नंबर आपको दे दिया है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके या कैसे भी करके सवाल पूछ सकते हैं। All of these factors they are responsible for इंडस्ट्रियल रिलेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करने में यही सारे फैक्टर्स जो हैं काम करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे सारे इस साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है ये नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिएगा इस नाम को एक जगह लिख लीजिएगा, मेसन हेयर। मेसन हेयर। तो मेसन हेयर ने साइकोलॉजिकल अप्रोच दी थी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अपने ख्याल रखना है, इस चीज को ध्यान से कवर करना है। अकॉर्डिंग टू हिम, the problems in the industrial relations arise due to perceptions of management, union और worker। मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, मैनेजमेंट की परसेप्शन अलग है, ट्रेड यूनियन की परसेप्शन अलग है, वर्कर्स की इंडिविजुअल लेवल पे परसेप्शन अलग है। तो इन तीन कारणों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर। These perceptions may be about the person। ये एक इंसान के लिए परसेप्शन हो सकती है कि वो फलाना फलाना आदमी है, वो सही तरीके से काम नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल। फिर उसके बाद सिचुएशन की हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आज की स्थिति, वर्क फ्रॉम होम वाली स्थिति, इस पूरे सेटअप की स्थिति। तो सिचुएशन के बारे में कुछ परसेप्शन हो सकती है। कुछ लोग घबरा रहे हो सकते हैं कि क्या पता नहीं सर, काफी लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं मुझसे कि सर आप पूरा कोर्स करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, कैसा रहेगा। तो मैं उनको सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया ऐसा है कि हम सारा का सारा करवाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बीच में थोड़े से ग्लिचेस आते हैं। कई बार देखिए, आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो ऐसा है कि जब तक आपको आपको तब तक नहीं पता चलता कि आप अच्छा काम कर रहे हैं जब तक आपके रास्ते में अड़चने नहीं आती हैं, मुश्किलात नहीं, आप उनका सामना नहीं करते। तो अगर तो आप बहुत इजीली चल रहे हैं तो वो गलत रास्ता भी हो सकता है। तो अगर कभी भी अड़चन आती है जिंदगी में, तो ये सोच के चलिएगा कि आप शायद सही रास्ते पे चले हुए हैं। तो इस वजह से मैं ये मान के चलता हूं कि शायद ये जो सिचुएशन है, ये जो टेस्ट है, भगवान ने हमारा टेस्ट लिया कि ये पूरा सेटअप चेंज कर दिया, मैं घर से काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनेट किसी भी तरीके से उसका जुगाड़ सॉर्ट ऑफ हो जाए एंड हम क्लासेस रेगुलरली कर सकें, ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन कंटेंट दे सकें। ये है सिचुएशन। ये सिचुएशन के बारे में परसेप्शन है। परसेप्शन मेरी ये है कि मैं जरूरत से के साथ ही टाइम टू टाइम कोशिश करके सब लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जाए। और दूसरी परसेप्शन हो सकती है, अगर मान लीजिए मैं ये सोच के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं कि यार नहीं पॉसिबल होगा, मुश्किल है, कैसे करेंगे, घर पे बैठे हैं, शोर शराबा होता है वगैरह वगैरह। अब देखिए, शोर शराबा से बचने के लिए, घर के सारे माहौल से बचने के लिए मैं आधी रात को 2-2:30 बजे के आसपास ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर वो चीज पॉसिबल है, तो ये है सोचने का नजरिए। सोचने के नजरिए का मतलब होता है परसेप्शन, कि आपकी परसेप्शन क्या, आप कैसे चीजों को परसीव कर रहे हैं। तो एक इंसान के प्रति, और उसके बाद सिचुएशन के प्रति, या फिर इश्यूज इन्वॉल्व इन दी कॉन्फ्लिक्ट, किसी मुद्दे के प्रति। वो मुद्दा ये हो सकता है कि भैया छुट्टी किस टाइम मिलेगी। अब जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है, अगर कोई जबरदस्ती अगर एक फैक्ट्री को खोल रहा है तो वो एक इशू हो जाता है। सरकार के खिलाफ वो काम कर रहा है, वो इलीगल भी हो जाएगा और वो एक इशू हो जाएगा, एंड वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, जिसमें आपकी जो ट्रेड यूनियंस हैं, कई बार ये गायब हो जाता है अपना, ये ट्रेड यूनियंस जो हैं ये इशू क्रिएट कर सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपने समझना है। ऑल ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन अ फ्यू सिंपल वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, परसेप्शन। परसेप्शन क्या है?
इसके ऊपर बेस है। ठीक है जी, उसी तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बिछा हुआ है, एकदम क्लीन एंड नीट है, नीट एंड क्लीन है। द परसेप्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की, ट्रेड यूनियन की में डिफर बिकॉज द सेम पोजीशन में अपीयर एंटायरली डिफरेंट टू द अदर पार्टी, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एक सोचने का तरीका किसी का कुछ हो सकता है, दूसरे का सोचने का तरीका कुछ हो सकता है, तो परसेप्शन से डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। सम एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशंस में बी मैग्निफाइड और सप्रेस्ड और डिस्टॉर्टेड, किसी भी सिचुएशन को शायद ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट मैग्नीफाई कर दे, शायद ऐसा हो सकता है कि ट्रेड यूनियन उसे सप्रेस कर दे, या फिर कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति उसे डिस्टॉर्ट करके पेश कर दे। फॉर एग्जांपल सीएए, एनआरसी से रिलेटेड जितने भी प्रोटेस्ट हुए उसे डिस्टॉर्ट करके पेश किया, जितना भी मीडिया में परसेप्शन हुआ वो सारा डिस्टॉर्टेड कह लीजिए कि व्यू पॉइंट था, जिसकी वजह से सबके सब लोगों को ऐसा एक गलत फहमी हो गई कि संविधान खतरे में है वगैरह वगैरह। एंड उस चीज के ऊपर काफी लोग, दोनों तबकों के लोगों ने अपनी जो बुनियादी तौर पे जो उनकी क्या कहते हैं पॉलिटिकल रोटियां हैं वो सेकनी शुरू कर दी, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। तो मैं आपको अगर बताऊं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, मुझे 10 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए समझते हुए। मैंने पूरी दुनिया के करीब करीब 20 के करीब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस, 20 संविधान, थोड़ी बात नहीं होती है, 20 संविधान कम से कम पढ़े हैं, उनका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ा है, भारत का संविधान कैसे लिखा गया, किस तरीके से डिजाइन किया गया वो पढ़ा है। मैं खुद को कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूं कि मुझे संविधान और संविधान से रिलेटेड जो संविधान धर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसकी कुछ जानकारी है, जो जानकारी आम जनता को नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वो उतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी। मैंने करीब करीब संविधान के ऊपर ज्यादा नहीं तो 20 के करीब किताबें पढ़ी, तो उन 20 किताबों से मैं आपको इतना बता सकता हूं कि सीए और एनआरसी का जो मुद्दा है थोड़ा सा कह लीजिए कि सिर्फ कंकॉक्टेड है, बना हुआ है, बनावटी है, असलियत में ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज अलाउ की जानी चाहिए। चलिए मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है एनआरसी से, आपको हक है कि आप वो मान सकते हैं, अपना परसेप्शन अपनी तरफ रख सकते हैं। मैं किसी भी तरीके का द्वंद्व यहाँ पे नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ कोई भी बहस में या एक डिबेट में चले, क्योंकि वो हमारे इस प्रोसेस का मुद्दा नहीं है। चलिए, some aspects of the situation may be magnified, suppressed या उसको डिस्टॉर्ट करके पेश कर सकता है कोई भी पार्ट, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, ट्रेड यूनियन नहीं, इंडिविजुअल वर्कर भी ये काम कर सकता है। तो इस तरीके से हमने समझना है। Therefore, hence, conflicts and clashes may arise। तो इसी डिफरेंस ऑफ परसेप्शन की वजह से, इसी डिफरेंस, यहाँ होपफुली आपको दिख रहा हो, बैनर नहीं आ रहा शायद, डिफरेंस ऑफ परसेप्शन की वजह से, यहां मैं परसेप्शन PERC करके ऐसे लिख रहा हूं, परसेप्शन की तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है। मेसन हेयर ने यही अप्रोच जो है बना के दी हमें। कोई डाउट अगर आपको इसमें है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछेगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं कि उसमें क्या बात की गई है। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ही देख लेते हैं, जिसके ऊपर MCQ आने वाला है। ज्यादा देरी नहीं करेंगे, पहले उसी चीज को टारगेट कर लेते हैं, यहां से MCQ आपका बन सकता है। साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो क्या कहती है कि जो इंडस्ट्रियल पीस है, एक इंडस्ट्री के अंदर शांति है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ करेक्ट परसेप्शंस, कि सही तरीके की सोच हो, सही तरीके की विचारधारा हो, और एटीट्यूड्स एक तरीके के हों ऑफ बोथ मैनेजमेंट और वर्कर्स। जब मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों एक दूसरे के प्रति सही विचारधाराओं के साथ, सही सोच और सही नीतियों के साथ, सही अप्रोच के साथ, सही एटीट्यूड के साथ जब एक दूसरे के प्रति कारगर होते हैं, तब इंडस्ट्रियल पीस जो है एस्टैब्लिश हो जाता है। तो आपसे यह सवाल उल्टा पूछा जा सकता है, industrial peace is a result of correct perceptions and attitudes of both management and workers। ये किस स्कूल ऑफ थॉट ने बोला? साइकोलॉजिकल दे देंगे, सोशियोलॉजिकल दे देंगे, यूनिटरी दे देंगे, गांधीयन दे देंगे, एंड ये 4 ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शन में से आपको लगेगा कि नहीं, गांधी जी ने भी ऐसी बात की है, सोशियोलॉजिकल स्कूल भी इस तरीके की बात कर सकता है। नहीं भैया, साइकोलॉजिकल अप्रोच इज द आंसर। तो यहाँ पे इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है कि जब मैं इस तरीके के सवाल जब ऐसे प्रेडिक्ट करता हूं एंड बाद में
ऐसा देखा जाता है कि यूपीएससी उस तरीके के सवाल पूछ लेती है, तो पता चलता है एज अ टीचर बहुत खुशी मिलती है। तो आप भी उसी खुशी की तरफ काम कीजिए। आप लोगों में से जितने भी ज्यादा बच्चे मिशन 421 को सक्सेस करने में हमारी मदद करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें, देखिए ये सारा मॉनेटरी एस्पेक्ट एक तरफ होता है, पैसे का मामला अलग होता है, वो इंस्टीट्यूशन का काम है, वो इंस्टीट्यूशन देखता है। लेकिन मेरे को एज अ टीचर सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मेरे स्टूडेंट्स सक्सेसफुल होते हैं। तो आप लोग मेरा भी नाम रोशन करेंगे, जब आप लोग लग जाएंगे तो आपको भी पता होगा कि हाँ एक सनत सर है, तो आप लोग मेरा नाम भी जानते होंगे, उतने में भी मुझे बहुत खुशी होने वाली है। तो अगर गलती से मान लीजिए कल को मैं आता हूँ आपको ऑफिस में मिलता हूँ, तो आप लोग मुझे चाहे पूछ लेंगे तो उतना भी बहुत हो जाता है। तो चलिए, the amount of satisfaction the workers get from the job depends upon many factors। कि एक वर्कर काम करते वक्त कितनी संतुष्टि पा सकता है, वो अलग अलग कारणों के ऊपर डिपेंड कर सकता है। पहला, उसका काम का तरीका क्या है, नेचर ऑफ हिज वर्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वेल्डिंग का। वेल्डिंग, जब हम ग्रेजुएशन में थे, ये बात है सन 2008-2009 की। 2008-2009 में हमें वेल्डिंग कराई जाती थी। मैं इंजीनियरिंग करता था उस समय, तो हमें वेल्डिंग कराई जाती थी हफ्ते में 2 बार। और हमें यह सिखाया जाता था कि एक गुड वेल्ड, एक अच्छा वेल्ड मतलब एक अच्छा जोड़ जो है, वो तभी होता है जब आप घर से अच्छा सा खाना खा के आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं खा के आए हैं, बहुत कम नहीं खा के आए हैं। फिर उसके बाद अगर आप अपनी घर वाली से या अपने घर वालों से अगर लड़के आए हैं, तो सही तरीके से वेल्ड नहीं होगा। तो वो पेशेंस और प्रिसीजन, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रिसाइज मैनर में, जो जहां क्रैक है वहीं पे ही आपने जो वेल्ड करना है, वो तभी पॉसिबल होगा। वो अच्छा वेल्डिंग, अच्छा जोड़, मजबूत जोड़ तभी बनेगा जब आपका पीछे से जो आप काम करके आए हैं, जो आप घर से जिस तरीके से आए हैं, अगर आप दुखी हैं तो उस दिन वेल्ड अच्छा नहीं होगा। ये इसके ऊपर स्टडीज हो चुकी हैं, ये मैं अपनी मन घड़ंत बातें नहीं बता रहा हूं, इसके ऊपर स्टडीज हैं, वो स्टडीज ये बताती हैं। तो नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए यही सेम चीज, मान लीजिए कि कोई बंदा घर से लड़के भी आया, लेकिन उसने यहां आके सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहां आके सिर्फ और सिर्फ एक मशीन के बटन दबाना, एक मशीन का बटन दबाना। तो उस मशीन का बटन दबाने में, चाहे वो घर से लड़के आया चाहे कुछ भी है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेचर ऑफ हिज वर्क इज वन ऑफ द फैक्टर्स, कि उसका काम किस तरीके का है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि एक वर्कर को सेटिस्फैक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब मान लीजिए जैसा मेरा काम है, मेरा नेचर ऑफ वर्क है टीचिंग का, तो मेरी सेटिस्फैक्शन नेचर ऑफ वर्क से जुड़ी है। तो मेरा नेचर ऑफ वर्क टीचिंग का है, तो नेचर ऑफ वर्क के तहत जब आप लोग सक्सीड करेंगे तब मुझे सेटिस्फैक्शन होगी। तब तक मेरे लिए वही दिन में रात, रात में दिन वाली सिचुएशन है। अभी भी जैसे मैंने आपको बताया, मैं 2:30 बजे के आसपास इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क, हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, काम के तरफ, काम के प्रति उसका किस तरीके का रवैया है, रवैया कैसा है वो देखा जाएगा। वर्किंग कंडीशंस क्या है, एटीट्यूड क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या है, कितनी सैलरी है, अगर सैलरी कम है काम के हिसाब से तो भी तकलीफ हो जाएगी। और उसके बाद जॉब सिक्योरिटी रिलेशनशिप क्या है विद द यूनियन, सॉरी, जॉब सिक्योरिटी क्या है, उसके बाद कॉमा आएगा, जॉब सिक्योरिटी क्या है, क्या जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि गर्दन पे तलवार लटकी हुई, भैया पता नहीं आज है कल है या नहीं है, कुछ नहीं पता है। तो रिलेशनशिप विद द यूनियन, क्या यूनियन में उस वर्कर की ज्यादा एक्सेप्टेंस है। आपको भी पता होगा देयर आर सम यूनियंस जहां पे एक वर्कर को ज्यादा अहमियत दी जाती है दूसरे वर्कर। तो ऐसे में क्लासेस के बेस पे भी वर्कर्स की यूनियन होती है, एंड अलग अलग सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज की भी, ग्रुप डी एम्प्लॉयज की अलग यूनियन हो जाती है, ग्रुप सी एम्प्लॉयज की अलग यूनियन, बी की अलग, ए की अलग, अलग अलग यूनियन होती है। तो उन यूनियंस में अलग अलग एम्प्लॉयज की एक्सेप्टेंस कितनी है, उस पर भी, उससे भी असर पड़ता है। यूनियन के साथ क्या रिलेशनशिप है उस वर्कर का, और अपने कोवर्कर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, और उसके बाद बॉस का क्या बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अतुल सर का बिहेवियर, हमारे अभिमन्यु के जो फाउंडर है उनका बिहेवियर बहुत निहायत ही एक सुलझे हुए व्यक्ति का है, बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति का है, बहुत ही सही अप्रोच है, वो बिहेवियर बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से हम लोग साथ में एक टीम के तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर अलॉट। ये सारे फैक्टर्स हैं साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। कोई भी डाउट हो तो प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए।
कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हमारी पूरी कोशिश होगी, मेरी पूरी कोशिश होगी। मैंने आपको फोन नंबर भी दे दिया, आप वहां पे भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो आज किसी का फोन आया था तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये नंबर दे देना चाहिए, काफी लोग परेशान हो रहे हो सकते हैं। चलिए, आपको फिर इधर उधर जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख के फिर वहां पे कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक है नवीन जी हैं, जैसे वो कमेंट कर रहे थे, तो मुझे उनके कमेंट के लिए वीडियो पे जाना पड़ता है। तो आप सीधा मुझसे पूछ लीजिए कि क्या दिक्कत है सर, अब जो बोलना है आप मुझे सीधे बोल दीजिए, मुझे उसकी उसकी कोई टेंशन नहीं। देखिए, मैं कभी भी इस चीज को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं समझता हूँ। आप स्टूडेंट हैं, आपका हक है मुझसे सवाल पूछने का। चलिए, if the worker is not satisfied, ये बहुत जरूरी है। if the worker is not satisfied, अगर वो satisfied नहीं है with the prevailing conditions, जो काम काज की कंडीशन चल रही हैं, he may be dragged to dissatisfaction and frustration। तो जब उसको काम काज के तरीके रवैये से नहीं, खुशी नहीं मिल रही, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, तो वो फ्रस्ट्रेट ही आ जाएगा, जिसको फिल्मी भाषा में कहते हैं। और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है, डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है। और दूसरा एक चीज और, जो ये हमारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। वो कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है। फ्रस्ट्रेशंस गेट एक्सप्रेस्ड इन एग्रेसिव एक्शंस। एग्रेसिव एक्शंस कैसे? स्ट्राइक हो सकता है, आर्सन हो सकता है, तोड़ फोड़ हो सकती है, लूटिंग हो सकती है, इसी इंडस्ट्री को लूट लिया जा सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, रैंसैकिंग हो सकती है। इस तरीके से ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो हमने यही चीज की कोशिश करनी है। एंड लास्टली, द क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट ही चल रहा है अभी। आज के इस लेक्चर में हम यही इसी स्कूल ऑफ थॉट तक करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा हैवी हो रहा है, आई नो। हम अगले स्कूल ऑफ थॉट को नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलिए, साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है, the quality of industrial relations depends upon the perceptions, attitudes and philosophy of the management and trade unions। perception क्या है, attitude क्या है, philosophy क्या है, किन की? ट्रेड यूनियंस और मैनेजमेंट की और ट्रेड यूनियंस की। इन दो चीजों के ऊपर, दो एंटिटीज के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, ट्रेड यूनियंस के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, वर्कर्स के ऊपर इतना जोर नहीं दिया है। तो ये चीजें यहीं पे ही आपका सवाल एक और एमसीक्यू बन जाता है, तो आपने ख्याल रखना है। मेरी भी कोशिश होगी, हम मल्टीपल एमसीक्यूज जो है बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोगों के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ के साथ इसलिए नहीं करवा रहा हूं, ये मेरी सोच है। अगर मैंने साथ के साथ करवा दिया तो आपका एग्जाम आना है 4 अक्टूबर को। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज भूल जाए, तो अभी मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें समझा रहा हूं, और फिर जैसे ही पेपर आएगा उससे पहले फटाफट से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड वो ब्रश कर देंगे वो सारे आइडियाज, ताकि आप उस समय जब रिवाइज कर रहे हो तो आपको सारी चीजें से पक्की हो जाए कि सवाल वहां पे गलत ना हो। ठीक है जी, ये मेरी अप्रोच है, मेरा तरीका है। इस तरीके से अगर आपको कोई भी इश्यूज हो तो प्लीज बताइएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम उस चीज को भी टैकल करने की कोशिश करेंगे। द रीजंस ऑफ स्ट्रेन्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रेन कब होते हैं, मतलब खराब कब होते हैं? इट मे बी ड्यू टू इनह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट गैर मानवीय तरीके से, कोशिश कर रहा हूं, गैर, काफी बच्चे बोलते हैं कि सर आप हिंदी में भी काम किया कीजिए, हिंदी को भी यूज कीजिए। गैर मानवीय तरीके से अगर आप मैनेजमेंट जो है, और बहुत ही एक सख्त रुख, एक सख्त, होपफुली आपको भाषा समझ आ रही हो, राइटिंग समझ आ रही हो, सख्त रवैया या सख्त रुख, छोटे ओ की मात्रा आएगी, रुख अगर आप अपनाते हैं ट्रेड यूनियंस की तरफ से, अगर ट्रेड यूनियंस अपना स्टैंड रिजिड रखती हैं, अपने बात पे अड़ती हैं, और दूसरा मैनेजमेंट सही तरीके से, मानवीय तरीके से अप्रोच नहीं करते, गैर मानवीय तरीके से वर्कर्स की तरफ अपना रुझान रखते हैं, तो वो दोनों चीजें गलत हो सकती हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर जो भी ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, वो सब बिगड़ सकते हैं। चलिए, अभी इस लेक्चर को यही एंड करते हैं, थोड़ा ज्यादा हैवी है। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बचे हुए इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोचेस को कवर करने वाले हैं, 2 के करीब हैं, एंड होपफुली उसके बाद कोई और इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अप्रोच नहीं होगी। आफ्टर दोज 2 अप्रोचेस वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। पहले इंडिया में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस कवर करेंगे, एंड उसके बाद ट्रेड यूनियंस और
हमारे ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये सारी चीजों को कवर करने वाले। तो जो लोग सोच रहे थे कि सर क्या फर्क रहेगा हमारे इस कोर्स के अंदर और जो लाइव सेशंस हैं, तो यहाँ पे अब जाके आपको ज्यादा क्लियरली डिफाइन होना शुरू हो जाएगा कि बिकॉज हम इतनी तह तक, इतनी गहराई तक, सतह तक जाने वाले हैं, पूरी की पूरी डिटेल कवर करने वाले हैं। एंड ये जो पूरा सेक्शन है ट्रेड यूनियंस का, इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2 से 3 सवाल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है पॉइंट फॉर्म में सही या कैसे भी सही, एक टाइम लाइन के तरीके से, क्योंकि हिस्ट्री है, एक टाइम लाइन कि किस पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इन सारी चीजों को आपने कवर करना। तो आप लोगों के साथ अभिपीडिया जो है सपोर्ट में रहेगा, पूरी कोशिश होगी हमारी। आपके जितने भी सुझाव हैं वो सारे सुझाव भी हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अभी इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं पे ही विराम देते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते रहिएगा, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, अगले सेशन के अंदर। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, घर पे रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।